नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है, मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईआईटी गुवाहाटी से, और ये मैं हूँ ऑब्वियसली। और जैसे कि आपको पता चलेगा, बहुत लोगों को ये सवाल होता है कि भैया आप यूट्यूब पे वीडियो तो डाल रहे हो, आपकी जॉब लगी कि नहीं लगी। तो यस, मेरे को ऑन कैंपस प्लेसमेंट मिल गया था 17 LPA का, जो एक साल बाद मतलब 25 LPA का हो गया था। ठीक है, तो ये था मेरे बारे में ब्रीफ में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आज का टारगेट जल्दी से लिखेंगे। तो इन भाई साहब की तरह जल्दी से कमेंट में टारगेट लिख दीजिए आज के, कि आप कौन सी आईआईटी टारगेट कर रहे हैं और आज आपने पढ़ाई में क्या करा, मॉक दिया तो क्या दिया। ठीक है, जिससे थोड़ी अकाउंटेबिलिटी बनी रहे। ठीक है, तो अपन डेली करते हैं। तो आज के टॉपिक पे आते हैं, जो आपका मोस्ट डिमांडेड टॉपिक था। सिंस आई गॉट मोर देन 70 मार्क्स इन फिजिक्स, तो ये लोगों को पूछना रहता है कि भैया आपने करा तो करा कैसे, ये चमत्कार करा कैसे। तो आज इसका पूरा पिटारा खोलने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता होगा, जो जेई एडवांस का कट ऑफ है वो बेसिकली इतना ही रहता है, ज़्यादा नहीं रहता। अपना 87 to 90 के अराउंड रहता है कट ऑफ। ठीक है, और 70+ अगर मेरे फिजिक्स में ही आ जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि क्या सही से रैंक आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये लोग आपके जैसे एक्सपीरियंट देखते हैं। ठीक है, तो मैं चलो टाइम वेस्ट नहीं करता, जल्दी से बता देता हूँ। तो मैंने कुछ फेजेस में डिवाइड कर दिया है इस वीडियो को, जिसमें आपको एक बोनस टिप भी बताएंगे, पेपर सॉल्विंग एप्टीट्यूड के बारे में बताएंगे कि मैंने कैसे सॉल्व करा था, कौन से चैप्टर ऐसे थे जिन पे मैंने ज़्यादा फोकस दिया था। ये 3 चीज़ें रहेंगी। ठीक है, और एक चीज़ याद रखना, जब भी आप जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है ना, तो मैं बता रहा हूँ आप काफ़ी अच्छी कंडीशन में हैं। ठीक है, और अगर आपका थर्ड लेवल ऐसा, मतलब थर्ड पेपर ऐसा मत करना कि बिल्कुल ही आपने वो कर दिया ख़राब, कि आपका इंडिविजुअल कट ऑफ नहीं निकल रहा। थर्ड वाले को अगर आप एवरेज लेवल भी निकाल लेते, जैसे कि मेरे केस में थर्ड वाला जो था वो मैथ्स था। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मेरा मैथ्स बेकार था। ठीक है, मेरा मैथ्स एवरेज लेवल का था। अब मैं एवरेज किस हिसाब से बोल रहा हूँ, मैं एवरेज आईआईटीएन के हिसाब से बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ये नॉर्मल लोगों से तो बेटर ही है। ठीक है, क्योंकि मेरे मैथ्स में इतने भी बुरे नहीं आए थे। ठीक है, चलो अब आके चलते हैं मेन चीज़ पे। ठीक है, तो पहले तो अपन बात करते हैं कि पेपर सॉल्व करना कैसे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप सीख गए ना, तो मैं बता रहा हूँ आप कि 10-20 नंबर तो यहीं बढ़ जाएंगे, 10-20 मार्क्स का खेल तो यहीं हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंस से सुनना। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादा वीडियो अपन लंबी नहीं करेंगे, आपको सीधा सिर्फ क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ठीक है, देखो पेपर सीधी सी बात है, क्वेश्चन 3 तरह की आएंगे। एक तो हार्ड हो सकता है, मीडियम, ईजी। अब हार्ड क्वेश्चन में कैसे बोल रहा हूँ, मैं हार्ड क्वेश्चन उसके हिसाब से बोल रहा हूँ जो इवन टॉपर को भी हार्ड लग रहा है। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ें रिलेटिव होती हैं। किसी को हो सकता है बिल्कुल नहीं पढ़ा तो सारा ही चीज़ें हार्ड लगेंगी, सही बात है कि नहीं। तो मैं उस हिसाब से नहीं बोल रहा, मैं रिलेटिव वे में बोल रहा हूँ, टॉपर के हिसाब से। ठीक है, तो सीधी बात तो ये है कि आपको 3 में पेपर को डिवाइड करना है, हार्ड, मीडियम और ईजी। ठीक है, अपना टारगेट ये रहना है कि ईजी और मीडियम को टारगेट करेंगे अपन। अगर आपने यही कर लिया ना, तो आपके 70 मार्क्स तो यहीं आ जाएंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी टफ क्वेश्चन नहीं सॉल्व करे थे 70+ नंबर लाने के लिए। ठीक है, ये सबसे पहली बात आपको समझ आ जानी चाहिए। ठीक है, आपको हार्ड छूने भी नहीं है अनटिल अनलेस आप 1000 के अंदर रैंक, या फिर 500 के अंदर रैंक, या फिर AIR 1 टारगेट कर रहे हैं तो। ठीक है, अगर ये टारगेट नहीं कर रहे तो आप हार्ड को छुएंगे भी नहीं, ये आपको कसम खानी पड़ेगी आज के आज। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आप AIR ऑब्वियसली अगर आप 100 के अंदर रहे को टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी कंडीशन ऐसी नहीं होगी कि आपको ये वीडियो देखनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये ऑब्वियस है। ठीक है, अब बात चलते हैं अपन टाइम डिस्ट्रीब्यूशन पे पेपर्स के ऊपर। अब लोग पूछ रहे थे कि भैया आप जो पेपर सॉल्व करते हो वो कैसे करते हो, किस पे कितना टाइम देते हो। देखो भाई, ये वैसे तो रिलेटिव है और काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ भी है, बट मैं फिर भी एक ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ आपको। फिजिक्स पर मेरा ऐसा था कि मैं 60 मिनट्स ही दूंगा। ठीक है, केमिस्ट्री पे मेरा जल्दी हो जाता था तो 50 मिनट्स, और मैथ्स पे थोड़ा एक्स्ट्रा 10 मिनट्स मेरा लगाना पड़ता था, क्योंकि मैथ्स में मैं थोड़ा स्लो था कैलकुलेशन में, ये मान लो। ठीक है, और अगर आपको पता हो तो जेई एडवांस से लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं पर पेपर। ठीक है, तो हिसाब लगा जाओगे तो अगर फिजिक्स आप में सॉल्व कर रहे हो तो 20 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं 60 मिनट में, तो कितना हो गया, लगभग 3 क्वेश्चन पर मिनट हो गया। सही बात है कि नहीं। और ऑन एन एवरेज आपको कितने मार्क्स मिलेंगे, +3 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन सॉल्व करने के, ऑन एन एवरेज बोल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आप लॉजिकली देखो तो टाइम तो ज़्यादा है नहीं आपके पास। 3 मिनट जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन के लिए काफ़ी ज़्यादा कम होता है। अगर आपने PY की सॉल्व करे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा कि नहीं भैया, इतनी जल्दी क्वेश्चन नहीं होते अगर कोई नया टाइप का आ जाता है। ठीक है, तो इतना तो आप भी समझ गए होंगे। तो देखो भाई, अब मैं रियलिस्टिक चीज़ें बता रहा हूँ, सुन लो। ठीक है, 20 के 20 क्वेश्चन आपसे होंगे भी नहीं। ठीक है, वैसे करने को हो भी सकता है अगर आप AIR 1 वाला मटीरियल हो, बट मैं जिस हिसाब से बता रहा हूँ
मेरे से तो नहीं होते थे, अपना ऑनेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। तो हो सकता है 90% जनता इसी में आएगी कि 20 के 20 तो अपन से नहीं होंगे, ठीक है। अपन को क्या करना है, 10 से 12 क्वेश्चन सही निकाल लेने, ठीक है। अगर 10 से 12 क्वेश्चन अपन ने 100% एक्यूरेसी के साथ दे दिए तो अपने 70+ नंबर आराम से आ जाएंगे। लेकिन ये एक रियलिटी है कि किसी की 100% एक्यूरेसी नहीं होती, ठीक है। तो अपन को 10-12 से ज़्यादा ही क्वेश्चन करने पड़ेंगे। तो कितने ज़्यादा करने पड़ेंगे, 15 से 17। अब 17 ये अपर लिमिट है, याद रखना, और ये लोअर लिमिट है, LL, ठीक है। तो अपन 15 भी क्वेश्चन अगर कर रहे हो, अगर आपकी एक्यूरेसी 80% है या 70% है, तो आप 70+ नंबर आराम से खींच दोगे, कोई दिक्कत वाली बात की ही नहीं है आपको, ठीक है। और अपन का टारगेट यही रहेगा कि अपन लगभग 15 कर ले, ठीक है। इतनी अपन तैयारी रखेंगे, ठीक है। अब मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ये ज़रूर से सुन लेना, काफ़ी गोल्डन चीज़ है ये, ठीक है। देखो, सबसे पहले मैं क्या करता था, पेपर खुला, टाइमर स्टार्ट हो चुका है, मैं जल्दी से फिजिक्स का पेपर को स्किम कर लूँगा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 9 10 जल्दी जल्दी 20 क्वेश्चनों को एक बार नज़र मार लूँगा, ठीक है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले उन वाले टॉपिक्स के वो देखूँगा क्वेश्चन जो मुझे बहुत अच्छे से आते हैं। अब जैसे मुझे एरर का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आता है, मैंने एरर बहुत प्रैक्टिस कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसका क्वेश्चन ढूंढूंगा पेपर में कि ये कहाँ है, पहले मैं इसको करूँगा। ऐसी मॉडर्न का, ऐसी बेसिक काइनेमेटिक्स का, ये आपके हिसाब से वेरी कर सकता है। ये तो मैंने अपना एग्जांपल दे दिया। मेरा यही रहता था कि मैं पहले एरर के करूँ या मॉडर्न के कर लूँ या फिर बेसिक काइनेमेटिक्स से कर लूँ, ठीक है। ये मेरी प्रायोरिटी रहती थी, इनको सबसे पहले करूँगा मैं, ठीक है। इससे क्या होता है, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अगर आपको जो आ रही हैं चीज़ें तो कॉन्फिडेंस सा बढ़ने लगेगा, ठीक है। और ये भी होता है कि इसमें आपका जो टाइम कंजप्शन है ना, वो भी कम लगता है, तो आपका जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं और कम टाइम में, ठीक है। जिससे आप मीडियम वाले क्वेश्चन या फिर जहाँ पे आप वीक हैं उधर अपना टाइम ज़्यादा अच्छे से इन्वेस्ट कर सकें, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब मैं ये करता था, अगर आप ये टेक्निक फॉलो करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, अगर आपने ठीक से तैयारी कर रखी तो आपके 7-8 क्वेश्चन तो मोस्ट प्रोबेबली इधर ही हो जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब आपने लगभग 20-25 मार्क्स तो सिक्योर कर लिए। अब आप कह रहे होंगे मैंने तो 100% एक्यूरेसी मान ली, चलो 20-25 नहीं, अपन इसको 90% मान लेते हैं, क्योंकि ये वाले चैप्टर वो हैं जिनमें आपने सबसे ज़्यादा मेहनत कर रखी है, चांसेस ये हैं कि इसका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आपके इसमें अच्छा खासा स्कोर आ जाएगा, आपने 20 नंबर यहीं पे आ जाएंगे अगर आपने ये चीज़ प्रोसेस फॉलो कर ली, ठीक है। अब बात आती है कि सिर्फ 20 नंबर से तो होगा नहीं काम, ठीक है। 20-25 नंबर से अभी आपको इसके डबल या ट्रिपल जाना पड़ेगा, सीधी बात है कि नहीं। और वैसे तो मैं ये उसका बता रहा था एक पेपर का, ठीक है। तो ऑब्वियसली जो अपना वो होगा वो कम ही रहेगा, ठीक है। तो अपन का 20-25 नंबर यहाँ से आ जाएंगे। 20-25 नहीं बोल रहा, अपन थोड़ा लोअर लिमिट पे ले लेते हैं, तो इसे मान लेते हैं 17 या 18 मार्क्स मोस्ट प्रोबेबली, इतने आप स्कोर कर लोगे, काफ़ी डिसेंट स्कोर है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेपर है, ठीक है। पेपर 2 में भी आप इतना ही स्कोर करोगे जब चलेगा, ठीक है। तो ऐसे मान के चलो, ठीक है। तो अपन अगर 70 ले रहे हैं ना टोटल, तो मतलब 35 पर पेपर लेना है, ठीक है। इस हिसाब से सोचना, कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। अब बात आती है मीडियम की। अब आपको कुछ नहीं करना है, मीडियम ऑफ टफ से इतने ही नंबर एग्जैक्ट निकाल लेने हैं जिससे आपका स्कोर डबल हो जाए। मीडियम ऑफ टफ से ये थोड़ा टफ होता है, क्योंकि जब तक आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी आप ऐसे नहीं ट्रांसलेट कर पाओगे मार्क्स, ठीक है। तभी स्कोर लोगों का 70 नहीं पहुंच पाता, ये एक डिफिकल्ट चीज़ है। बट देखो, प्रैक्टिस तो लगेगी इन दिन। मैं आपको कोई ऐसी ट्रिक नहीं बता रहा कि तुक्के मार के ऐसे निकल जाएगा, ठीक है। मैं आपको लॉजिकल वे बता रहा हूँ जो रियलिस्टिक है, जो मेहनत के थ्रू ही आप ऑक्यूपाई कर सकते हो, ठीक है। हो सकता है आपने मेहनत करी हो लेकिन आपको स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आ रही कि पेपर कैसे सॉल्व करूँ, तो उस केस में ये वाली वीडियो आपको हेल्प कर जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि अब आपके पास जो होगा नेक्स्ट फेज में सिर्फ मीडियम और टफ क्वेश्चन बच जाएंगे, ठीक है। अब इसमें भी 2 स्ट्रेटेजी आती हैं जो टॉपर्स बेसिकली यूज़ करते हैं। मैं अपनी बता रहा हूँ और आपको जो भी आप लगे वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इससे पहले ये टेक्निक को मॉक में ज़रूर से ट्राई कर लेना। जिससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं ना, आपको वही टेक्निक एग्ज़ाम वाले दिन लगानी है, सिंपल एज इट, ठीक है। तो देखो, अब अपन ने ईजी वाले कर लिए और अपने जो स्ट्रेंथ वाले टॉपिक्स थे वो कर लिए। अब बचा क्या है, मीडियम और जो अपन को थोड़े वीक टॉपिक्स आते हैं वो बच गया है, ठीक है। तो इसमें अपना डाड़ा मतलब जो सिस्टम है थोड़ा करप्ट चल रहा है मामला, ठीक है। अब थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, इसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो ये रिस्की चीज़ है, ठीक है। अब इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, या तो मैं फिजिक्स को ही सॉल्व करता रहूँ, ठीक है। मैं फिजिक्स को ही सॉल्व करूँगा क्योंकि मेरा फ्लो बन गया है, ठीक है। या तो मैं क्या कर सकता हूँ कि अभी फिजिक्स को मैं बंद कर देता हूँ, अब मैं चला जाता हूँ किसी और सब्जेक्ट पे, जैसे केमिस्ट्री में या फिर मैथ में, ठीक है। मैं सब्जेक्ट स्विच कर लेता हूँ, उसके पहले इजी कर लेता हूँ, जिससे मेरा एटलीस्ट ये होगा कि सब मतलब पूरे पेपर में इजी एक तरफ से हो जाएंगे, ठीक है। जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, फिर मैं छाँट के मीडियम वाले कर लूँ, ठीक है। तो कुछ टॉपर ये भी करते हैं। मैं तो बस ऐसे करता था कि मैं फिजिक्स को ही कंटिन्यू करता था, क्योंकि मेरा मानना है कि एक बार फ्लो बन जाता है ना, तो फिज़िक्स फ्लो में रहती है, तो फिज़िक्स को ही रखो दिमाग में
ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो मेरा मानना यही था, इसलिए तो मैं तो फिजिक्स ही सॉल्व करता था। नहीं तो आप ये सेकंड वाली टेक्निक भी लगा सकते हैं। मैंने ये नोटिस करा है कि जो टॉप AIR मतलब 100 के अंदर वाले लौंडे होते हैं वो यही वाली टेक्निक यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो एक बार देख लेना। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्रूशियल चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मतलब बहुत सारे लोग निगलेक्ट कर देते हैं, वो की है टाइम को निगलेक्ट करना, ठीक है। देखो भाई, टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नज़र रखना है कि आपका टाइम कितना बढ़ रहा है, मतलब चल रहा है। आपको 1 घंटे ज़्यादा फिजिक्स पे नहीं देना है, ये तो कॉमन सेंस है। अगर आप इधर ही 1.5 घंटा दे दोगे तो किसी एक सब्जेक्ट से काटोगे। मैथ्स से काटा तो आपका मैथ्स का इंडिविजुअल सब्जेक्ट कट ऑफ भी नहीं निकलेगा, ऐसी हालत हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही गलत चीज़ है, इसको आपको बड़ा ध्यान रखना है। टाइमर एक तो अच्छी बात है, ऑनलाइन में दिख जाता है, तो ये आपको नोटिस करते रहना है, ठीक है। और किसी क्वेश्चन को ईगो पे नहीं लेना है कि भैया ये तो आज सॉल्व करके ही रहूँगा, मॉडर्न का ये भले ही क्वेश्चन आ गया मैं इसको तो सॉल्व कर, भाई नहीं हो रहा ना, टाइम मत लगाओ ज़्यादा। अगर 2 3 4 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है, ठीक है, भले ही अगर आपको लग रहा है कि आंसर आ जाएगा 3 4 मिनट लगा दो, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं नहीं भैया ये तो फैल रहा है, तो फिर स्किप करो भाई। आपको पता होना चाहिए कौन सा क्वेश्चन कब छोड़ देना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है ये, ठीक है। अब बात आती है मेरा ऑर्डर क्या था सॉल्व करने का। देखो मैं तो सबसे पहले सिंगल करेक्ट करता था, फिर पैराग्राफ वाले, क्योंकि पैराग्राफ वाले लिंक्ड रहते हैं, पर सिंगल करेक्ट सबसे इजी होते हैं। सबसे पहले यही करा करो, मेरा मानना तो यही है। उसके बाद पैराग्राफ, इसके बाद आप मैचिंग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप मोर देन वन, क्योंकि मोर देन वन में पार्शियल आ जाती तो एक ये रहता है कि एटलीस्ट अगर आपने कुछ तो निकाल लिया तो कुछ तो मिलेगा, ठीक है। बस नेगेटिव मत करवा लेना, नेगेटिव हो गए ना इसमें तो ख़त्म हो जाओगे तुम, ठीक है। और इंटीजर और न्यूमेरिकल का कोई भरोसा नहीं रहता, कॉन्फिडेंस आता नहीं है कि पता नहीं चलता कि आंसर सही कर रहे हैं, तो तुम्हारी कुछ एक भी बीच में सिली मिस्टेक हो गई ना, पता ही नहीं चलेगा तुम्हारा आंसर तुम सही कर रहे हो। भले ही तुम्हारा पूरा टाइम जाएगा बट तुम्हें पता नहीं चलेगा तुमने सही करा क्या करा, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा गलत हुए थे न्यूमेरिकल वाले, मुझे याद है। सिंस एक तो हमारे टाइम पे ही जो स्विच हुआ था ना डेसिमल टाइप वाले, हमारे टाइम पे ही आए थे फर्स्ट टाइम मतलब जब फर्स्ट टाइम आता है तो एकदम आदमी हिल जाता है ना, पहली बार ये पैटर्न देखा तो पता नहीं चलता, कुछ शॉकिंग लगता है, तो उसके चक्कर में और दिमाग ख़राब होता, पता नहीं चल रहा था यार क्या वैल्यू अप्रॉक्स लिखें, 2.19 आ रहा है आंसर, इसको 2.20 लिखें, क्या बहुत सारे कन्फ्यूजन थे, ऑन पेपर हो रहा था मतलब ये चीज़ें। देखो अगले साल वालों के पास तो फ़ायदा था ना, उनको पता था कैसे अटेम्प्ट करना है, टेस्ट वाले भी टेस्ट सीरीज़ में सब समझा दिया लोगों को, ठीक है। हमारे टाइम भाई ऑन स्पॉट पेपर में ये कन्फ्यूजन हुआ था, ठीक है। तो इसकी वजह से हमारा वैसे पेपर इतना टफ नहीं आया था, लेकिन कट ऑफ इसलिए नीचे चला गया था कि ये सब चीज़ें हो जाती है, ठीक है। और लोग कहते हैं ना भाई अपना पेपर अपन तुम दोगे अपना पेपर तुम्हें तो टफ ही लगेगा, चाहे कितना भी कैसा भी है, वो पोस्ट एनालिसिस सबको आसान ही लगता है, ठीक है। अब बात आती है चैप्टर वाइज, मैं आपको बता देता हूँ मेरा मेन फोकस किधर था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो मस्ट वाले तो आपको पता ही होंगे, मॉडर्न, एरर, यूनिट्स, काइनेमेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। और जो आप इग्नोर कर सकते हो वो है फ्लूइड और रोटेशनल, ठीक है। अब आप कहोगे रोटेशनल तो बहुत आता है, ठीक है, और इधर इसमें आपने और कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं इसमें तो ऑप्टिक्स भी नहीं है, तो रुको यार अभी मैं पूरा कन्फ्यूजन दूर कर रहा हूँ। देखो ये तो चैप्टर ऐसे हैं ना, इनका कोई भरोसा नहीं है, इनका ROI बहुत कम है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत कम है भाई, बहुत कम है। फ्लूइड का कोई भरोसा नहीं है, रोटेशनल का ऐसा क्वेश्चन आ गए 2016 के जैसे तो बैठे बैठे रह जाओगे, सॉल्व तो होगा नहीं, ठीक है। तो मेरा मानना था इनको सिर्फ बेसिक लेवल करो, इससे ज़्यादा अपन को करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी जयराम जी की, ठीक है, ईजी आ गया तो अपन कर लेंगे, नहीं तो इतना इसमें PhD नहीं करनी, ठीक है। ये मेरा लॉजिकल फंडा था। ये वाले चैप्टर हैं जो थे, ये मैंने कहा था कि ढंग से करना है, और इसके साथ चीज़ें बसती है वेव्स और ऑप्टिक्स। देखो ऑप्टिक्स तो आजकल मतलब आजकल क्या, ऑप्टिक्स तो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, तो मैं तो ऑप्टिक्स को इसमें मान लेता हूँ, लेकिन कुछ लोगों को ऑप्टिक्स नहीं आता है। अब वो भाई देखो जिसको नहीं आता है उसका मैं क्या करूँ, ठीक है, तुमने पढ़ना पड़ेगा किसी तरह से, ठीक है। तो ऑप्टिक्स की बात अपन ज़रा साइड करते हैं, वेव्स पे आ जाते हैं। वेव्स अगर आप कर रहे हो तो देखो डॉपलर इफेक्ट ज़रूर से कर लेना, और बाकी तो मुझे ऐसा लगता नहीं वेव्स इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मिड में ही बोलेंगे। बाकी इग्नोर जो कर सकते हो वो फ्लूइड और रोटेशनल को थोड़ा कम मतलब हल्के में ले सकते हो, क्योंकि इनका क्वेश्चन ऐसा आता है कि किसी से ही नहीं होता, ठीक है। तो जयराम जी की ये रहता है तो, ठीक है। और बाकी सब्जेक्ट तो आपको देखने ही पड़ेंगे, जैसे काइनेमेटिक्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में अगर लोग मेरे से बोलें कि आप बता दो भैया इसमें इंडिविजुअल टॉपिक्स है, मतलब कोई भी एक चैप्टर, तो भाई ऐसा मैं नहीं बताने वाला, क्योंकि ऐसा है ही नहीं, क्योंकि इनके में तो इंटरलिंक होके आएगा भाई। मोमेंटम का क्वेश्चन, वर्क, पावर, एनर्जी सब मिल के आ जाएगा, कुछ बन जाएगा, NLM घुसा होगा, कहीं पे फ्रिक्शन लग रही होगी, तो अब आप बताओ मैं कैसे बता दूं कि ये चीज़ें अलग अलग हैं। कहीं पे रिलेटिव घुस जाएगा, ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी में कहीं मैग्नेटिज्म घुस जाता है, इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटेंस कहीं भी कुछ भी होता है भाई, तो इसमें तुम अलग ही नहीं कर सकते, सीधी बात। इंटरलिंक के जितना आई है ना, तो मैं एज अ कॉम्बिनेशन ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है।
तो इसमें मैं कुछ आपकी ज़्यादा हेल्प नहीं कर सकता। आप ऐसे सिर्फ छोड़ने को तो आप अगर छोड़ना चाहो तो फ्लूइड और रोटेशनल स्किप कर सकते हैं। मैंने सिर्फ फ्लूइड के फॉर्मूले देख गया था और बेसिक क्वेश्चन, ठीक है, वो भी शायद मेंस लेवल के ही करे होंगे। और रोटेशनल में मैं कहूँगा मैं मिड लेवल, मिड, ठीक है, इतना भी ज़्यादा मैं प्रो नहीं था बट ठीक ठाक था, ओके, ठीक है। तो ये हाल था मेरा, ठीक है। अब आते हैं आगे। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेंस और एडवांस से बहुत अंतर रहता है, ठीक है। ये लोगों के बीच में मिथ है कि मेरे 95 परसेंटाइल आए हैं, मेरा होगा कि नहीं। ये क्वेश्चन तो हमेशा एवरग्रीन रहता है भाई। मैंने पता है फिजिक्स में मेरे 48 मार्क्स आए थे 120 में से, मुझे जितना याद है, और यही मैंने 48 के 70 कर दिए थे एडवांस में। अब देखो क्या जादू हुआ है, क्यों भाई? देखो भाई, मेंस तुम्हारे स्पीड चेक करता है, ठीक है। और मेरे साथ क्या हुआ था, स्पीड के चक्कर में मैंने करे तो 27 क्वेश्चन थे। अगर आप देखो 27 क्वेश्चन बहुत सही होते हैं। अगर इसमें मेरी जैसी टेस्ट में एक्यूरेसी रहती थी तो मेरे 20 प्लस सही होने चाहिए थे, काफ़ी अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे। बट हुआ क्या पेपर वाले दिन, इतनी स्पीड में मैंने करा कि मेरी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो गई। 15 सही हुए, 12 क्वेश्चन गलत थे। इतने मेरे कभी गलत नहीं हुए थे, ठीक है, जिसकी वजह से मेरा स्कोर 48 पे फॉल कर गया, ठीक है। अब ये तो ब्लंडर ही कहूँगा जो मैंने करा, इसमें मेरी गलती है, मैं खुद एक्सेप्ट कर रहा हूँ। मैं ऐसे तो नहीं बोलूँगा कि मैं चैंपियन था, ठीक है, गलती तो मेरी थी, ठीक है, ये मैंने एक्सेप्ट ही कर लिया, जिसकी वजह से मेरी रैंक भी ड्रॉप हो गई। क्योंकि मेरे मार्क्स में लगभग 250 अराउंड आ रहे थे, 360, तो लगभग मेरी 2000 के अराउंड AIR आनी चाहिए थी, बट आई कितनी, 6000 आनी थी। बट अगर आपको पता हो तो मेरे OMR भी गलत मार्क कर दिए। तो सारे जो ब्लंडर करने थे मैंने मेंस में कर दिए थे, जिससे मेरी रैंक 2000 से ड्रॉप होकर 6000 गई। फिर उसके बाद 9600 आ गई। तो ये चमत्कारी चीज़ें होती रहती हैं, कुछ करा नहीं जा सकता। जो एक बार चीज़ हो गई तो अब वापस तो जा नहीं सकते, सीधी बात तो यही है, ठीक है। तो मैं बस आपको इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर मेंस में अगर आप मतलब हक दियो फिजिक्स में या फिर किसी भी सब्जेक्ट में, तो डरो मत, क्योंकि जेई एडवांस आएगा अच्छा खासा लेवल का, कम क्वेश्चन होंगे, क्वालिटी वाले होंगे। कंसेप्ट अगर आपको बेसिक समझ में आ गया, आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। बस एक चीज़ याद रखना, आपको बस सिली मिस्टेक्स अवॉइड करनी है किसी भी तरह। आपके मार्क्स बेहतरीन तरीके से बढ़ जाएंगे। मैं बता रहा हूँ 20 से 30 मार्क्स का अंतर आपको यहीं दिख जाएगा, ठीक है। फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो या मैथ्स, ये तो हर चीज़ में लागू हो जाता है, ठीक है। अब आप इतनी देर तक वीडियो देख रहे हो तो आपको एक बोनस टिप तो दी जाएगी, तो टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। एक चीज़ याद रखना, जेई बहुत अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपने पेपर नहीं देखा, ठीक है। लोगों के लिए प्रिडिक्ट करना मतलब, अभी अगर आप यूट्यूब खोलोगे तो लोग तो इसमें ही लगे हैं कि ये आ जाएगा क्वेश्चन, ये इस तरह के आएगा पैटर्न। भाई कोई भरोसा नहीं, हो सकता है कुछ नया पैटर्न ही आ जाए, ठीक है, किसी को नहीं पता, ठीक है। हो सकता है बहुत ईजी आ जाए, हो सकता है बहुत टफ आ जाए, किसी को नहीं पता। हो सकता है फिजिक्स टफ आ जाए, अभी मैं 70 बोलने की कह रहा हूँ, हो सकता है 70 टॉपर के आ रहे हूँ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक चीज़ याद रखना पड़ेगा आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल तो होना पड़ेगा, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको 70 मार्क्स ही लाने हैं। फिर अगर फिजिक्स टफ है तो किसी और में मार्क्स निकालो ना, केमिस्ट्री में निकालो या फिर मैथ्स में निकालो, ठीक है। फिजिक्स के भरोसे भी मत बैठो, एक सब्जेक्ट के भरोसे कभी भी रिलाय मत करो, धोखा हो सकता है जेई के, क्योंकि जेई कर देता है धोखा, ठीक है। हमेशा याद रखो, अगर आपको टफ लग रहा है पेपर, ठीक है, तो स्किम करो। केमिस्ट्री हो सकता है इजी, ऐसा हो नहीं सकता कि पूरा पेपर में 100 की 100 क्वेश्चन आपके टफ आ जाए, ज़रूरी नहीं है। कोई ना कोई क्वेश्चन तो होगा जब फंसेगा आपके स्ट्रेंथ से, वो ढूंढो, वो करो। सिर्फ इजी वाले भी करोगे ना, मैं बता रहा हूँ, आप 99% लोगों से ऊपर चले जाओगे रैंक लिस्ट में, ठीक है। यही तो करना है इन द एंड। हाँ, अब याद रखना, मोस्ट प्रोबेबली जो यूजुअली मैंने खुद ऑब्जर्व करा है, फिजिक्स केमिस्ट्री मिड आती हैं और मैथ हमेशा टफ ही आती है, ठीक है। ये आजकल का रीसेंट ट्रेंड चल रहा है, बट ये बदल भी सकता है। हो सकता है फिजिक्स टफ आ जाए, मैथ और केमिस्ट्री इजी आ जाए, ठीक है। ये भी हो सकता है कि केमिस्ट्री टफ आ जाए, फिजिक्स मैथ ईजी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ट्रेंड तो बदलता रहता है क्योंकि, तो बस आपको कुछ नहीं करना है, इसके लिए रेडी रहना है, ये इंपॉर्टेंट है, बीइंग रेडी, ठीक है। बस एक बार आप रेडी रहोगे ना, आपका मैं बता रहा हूँ आधी चीज़ें तो वहीं हो जाएगी। आपको बस एक प्रेजेंस ऑफ माइंड डेवलप करना है कि पेपर टफ आएगा तो मेरे को कुछ नहीं सोचना, मैं डरूंगा नहीं। कट ऑफ नीचे जाएगा इसका मतलब मैं इजी क्वेश्चन ढूंढ के करूँगा, क्योंकि इजी क्वेश्चन की तब वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप उस टाइम पेपर अगर आपको टफ लग रहा है तो इसका मतलब सबके लिए ही टफ है, सिर्फ आपके लिए टफ नहीं है भैया। हो सकता है आपने कम पढ़ाई करी हो, बट कभी भी सेल्फ डाउट मत करो, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि कोई सामने आपके भगवान बैठा है, जो अब बाकी बच्चे भी दे रहे हैं वो बच्चे ही हैं भाई, ठीक है।
कोई भगवान पैदा नहीं हो गया है, ठीक है, सब इंसान है, ठीक है। तो ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं होता। अगर आपको टफ लग रहा है तो मोस्टली जनता को टफ लगेगा पेपर। तो बस उसमें आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड ये लगाना है, ये कट ऑफ देखो नीचे जाएगा। मैं क्या करूँगा, मैं स्मार्ट बन के इजी क्वेश्चन छाट के जल्दी से इजी वाले एटलीस्ट कर लूँगा। अगर मुझे मीडियम में टफ नहीं आ रहा है तो मैं टेंशन नहीं लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है कि देखो भाई कट ऑफ तो नीचे आएगा, तो डरने की वाली बात क्या है। क्योंकि भाई रैंक टारगेट करनी है अपन को, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ठीक है, कंपटीशन है ये, ठीक है। इसमें मार्क्स आपको टारगेट नहीं करने। कुछ लोग मार्क्स टारगेट करते हैं कि मैं 110 कर राउंड कराऊंगा, ये करूंगा। भाई 2022 जैसा पेपर आ गया, ठीक है, या फिर 2016 जैसा आ गया, तो ये मतलब आपका तो टारगेट हिल गया पूरा, सही बात है कि नहीं। या फिर 2017 ऐसा आ गया, तो अगर आपके 110 आ रहे हैं तो आपका तो कट ऑफ ही पार नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको माइंड में रखनी है, क्योंकि 2017 में जैसा मैंने बताया था मेरे आए थे 110 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 366 का शायद पेपर था कुछ। तो मेरा कट ऑफ भी क्लियर नहीं हुआ था, क्योंकि कट ऑफ 128 था। सोचो इतना हाई कट ऑफ, समझ रहे हो, जेई एडवांस का कट ऑफ इतना हाई, 200 प्लस पे आईआईटी मिल रहा था भाई, वो भी कोर ब्रांच। वहीं एडवांस 2022 का देखा ही है अपन ने, 60-70 गया कट ऑफ, 100-110 पे आईआईटी मिल रहा है। तो देख लो भाई कितना डिफरेंस आ जाता है। तो मेरा मानना यही है कि आप ऑन स्पॉट प्रेजेंस ऑफ माइंड रखें। टफ लग रहा है तो समझ जाओ पेपर टफ आया है, ईजी लग रहा है तो इसका मतलब थोड़ा गड़बड़ है, आपको ज़्यादा सॉल्व करना पड़ेगा। होप करो कि पेपर टफ ही आए। पेपर अगर टफ होगा तो चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने की ज़्यादा, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो आज की वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।